जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 5 के अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की तुलना अगर हम गत 100 वर्षों की बात करें तो आज के टाइम में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे जल, अन्न, बिजली, घर, वस्त्र आदि की मांग में भी वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर इसका काफ़ी दबाव पड़ा है, जिससे प्रदूषण बढ़ा है। और ये समस्या सिर्फ हमारे देश की नहीं है, दुनिया भर में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सारी दुनिया इन्हीं मुद्दों से जूझ रही है। तो हमें ज़रूरत है कि विकास भी ना रुके और हमारे प्राकृतिक संसाधन भी खराब ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि प्रदूषण क्या है, क्या कारण है इसके प्रभाव, क्या इनके नियंत्रण के उपाय हैं। प्रदूषण जल, वायु, भूमि में रासायनिक, भौतिक और जैविक अवांछनीय परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है। ये अवांछनीय परिवर्तन करने वाले कारकों को प्रदूषक बोला जाता है। प्रदूषण को हमने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक बोलते हैं। ये प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं: जैव निम्नीकरण और जैव आनिम्नीकरण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वायु प्रदूषण की। बच्चों, श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए हम वायु पर निर्भर हैं। सामान्यतः जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसकी तुलना अगर हम पिछले 10 वर्षों के साथ करें तो आज के टाइम में वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुई है। इस प्रदूषण का कारण वातावरण में उपस्थित गैसों का जो निश्चित अनुपात है उसका संतुलन बिगड़ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इन सब का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर इस अनुपात में कहीं कोई संतुलन बिगड़ता है तो वो वायु प्रदूषण होता है। वाहनों के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है, औद्योगिक कारखानों से जो जलने वाले धुएं से कई सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण करने वाले कारकों को वायु प्रदूषक बोलते हैं। ये प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक वायु प्रदूषक की बात करें तो राख, मिट्टी, परागकण, धूल। और अगर मानव निर्मित प्रदूषक की बात करें तो वाहनों से निकलने वाले धुआं, कारखानों से निकलने वाला जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित तो करते हैं, साथ ही साथ अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाले धुएं में हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं जो हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वायु प्रदूषण के अगर हम प्रभाव देखें तो पौधों और मानवों में दोनों में इसके बहुत ही दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्लांट में अगर हम देखें तो समय से पहले पौधे में एजिंग आ जाना, पत्तियों का गिर जाना, ग्रोथ में कमी आ जाना और कई बार पौधे मर भी जाते हैं। मानव की बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण मानव में नेजल इरिटेशन होता है, आँखों में जलन होती है, सरदर्द की समस्या और श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन वायु प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके कई उपाय हैं। कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसके लिए चिमनियों में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाए तो इसके प्रयोग से गैसों में उपस्थित प्रदूषक पदार्थ को हटाया जा सकता है। 99% कणिकीय पदार्थों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से हटा सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को पृथक करने के लिए मार्जक, स्क्रबर का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम कणिकीय पदार्थ को स्क्रबर से अलग किया जा सकता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कैटालिटिक कन्वर्टर वाहनों में लगाना चाहिए। इस कैटालिटिक कन्वर्टर में कीमती धातु प्लेटिनियम, पैलेडियम और रेडियम लगे होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं और धुएं से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करते हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे कई हद तक प्रदूषण को रोका जा सकता है। स्वचालित वाहनों में लेड रहित डीजल और पेट्रोल का उपयोग होना चाहिए, जिससे उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो सके। सीएनजी गैस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।
दिल्ली में सन 1990 में विश्व के 41 सर्वाधिक नगरों में दिल्ली का चौथा स्थान था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि इस समस्या के लिए कुछ उपाय अपनानी चाहिए। तब दिल्ली सरकार ने सरकारी बसों में डीजल और पेट्रोल की जगह सीएनजी का उपयोग करना शुरू किया और लगभग 2002 के अंत तक सारी सरकारी बसें और दिल्ली की सारी बसों में डीजल पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाने लगा। ये डीजल और पेट्रोल से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसके जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। दिल्ली के इस प्रयास से वायु की गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और फिर इसके बाद भारत के कई महानगरों में सीएनजी गैसेस का उपयोग किया जाने लगा। इसके लिए भारत सरकार ने द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में पारित किया ताकि हम पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। दूसरा आता है जल प्रदूषण। मनुष्य जलाशयों में अवशिष्ट जल को बहाकर इसका दुरुपयोग कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम जल को कितना दूषित कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। जल को जो प्रदूषित करने वाले कारक हैं उनको जल प्रदूषक बोलते हैं। जल प्रदूषण कब हो जाता है? यदि जल में घुले पदार्थ जो सामान्यतः जल में उपस्थित नहीं होते उनकी मात्रा अधिक हो जाए तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषक को हमने 3 वर्गों में बांटा है: घरेलू वाहित जल, कृषि वाहित स्राव और औद्योगिक वाहित स्राव। घरेलू वाहित जल के अंदर 0.1% की इम्प्योरिटीज कणकीय, कोलाइडल और विलीन पदार्थ के रूप में उपस्थित होती हैं। ये निलंबित कण, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, कोलाइडल में फीकल मटेरियल, जीवाणु, कपड़े और कागज के रेशे, विलीन पदार्थों में नाइट्रेट, अमोनियम, कैल्शियम एंड सोडियम के सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं जो कि जल को प्रदूषित करने के लिए बहुत ज़्यादा है। घरेलू वाहित जल में जैव पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठोस पदार्थों को पृथक करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन विलीन लवणों और सॉल्ट्स को जल से पृथक करना बहुत ही कठिन होता है। जलाशयों के जल में जैव पदार्थ की जब मात्रा बढ़ती है तो उनका बायोमैग्निफिकेशन होता है और कई हद तक सुपोषण को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि वाहित जल की बात करें तो उसमें फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक का अवशेष जलाशयों में मिलके जल को दूषित करता है। उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है उसमें कार्बनिक पदार्थ के रूप में पेपर का उत्पादन, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में मेटल का एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला जल को प्रदूषित कर रहा है। जल प्रदूषण के प्रभाव मानव और पौधों दोनों पे देखने को मिलते हैं। जल प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां जैसे कोलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल की कमी भी हो रही है। घरेलू वाहित मल में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जिसको सूक्ष्मजीव अपघटन करते हैं। अपघटन करते समय ये जल में घुली ऑक्सीजन का पूर्ण उपयोग कर लेते हैं जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन BOD की कमी हो जाती है। ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर जल के अंदर जैव पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो BOD उतनी कम होगी क्योंकि उसका अपघटन करने के लिए सूक्ष्मजीव उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा पौधे अपघटन के बाद उसी सबस्ट्रेट को उपयोग कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और सुपोषण की प्रक्रिया होती है। सुपोषण की प्रक्रिया जलाशय में पौधे और शैवाल करते हैं। इसके अलावा सुपोषण से बायोमास बढ़ता है। बायोमास की उपस्थिति से BOD में कमी आ जाती है। सुपोषण प्राय जल में उपस्थित डिटर्जेंट, उर्वरकों और मल के मिलने के कारण होता है। उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट जल में भारी धातु और विषैले पदार्थ उपस्थित होते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। जलीय श्रृंखला में DDT का बायोमैग्निफिकेशन होता है जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि जल में
DDT का कॉन्सेंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, तो ये एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर और आखिरी स्तर तक पहुंचते पहुंचते इसके कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती है। तो अंत में पक्षियों में ये कॉन्सेंट्रेशन 25 पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है, जो पक्षियों के कैल्शियम उपापचय के लिए नुकसानदायक होता है, जिससे एग शेल पतली होती है और समय से पहले अंडे फट जाते हैं। परिणाम स्वरूप बर्ड पॉपुलेशन में कमी आ रही है। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के लिए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया, जिससे हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जाए। ठोस अपशिष्ट के अंदर फेंके गए कूड़ा कचरा आता है। नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट में घरों, विद्यालयों, कार्यालयों, भंडारों से निकलने वाली रद्दी, वस्त्र, चमड़ा, धातु आदि आते हैं। फ्लाई ऐश, मेटलों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे फ्लाई ऐश बोलते हैं। अस्पतालों का अपशिष्ट, जिसमें सिरिंज, बॉटल्स, ऑपरेटेड ऑर्गन्स, कॉटन्स, ग्लव्स जैसे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में औद्योग से निकलने वाले रसायन, उपकरण आदि आते हैं। जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें उपयोग करने लायक नहीं रहती, वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के अंदर आती हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त जहाज़ों से भी सॉलिड वेस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। ठोस अपशिष्टों का निपटान कैसे किया जाए? तो सॉलिड वेस्ट को अगर हम जला दें तो इनके आयतन में कमी लाई जा सकती है। सॉलिड वेस्ट को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट एंड रिसाइकल्ड सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल के द्वारा जमीन में प्राकृतिक रूप से अपघटन करने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम जला दें, जिससे कि उनके आयतन में कमी लाई जा सकती है। रिसाइकल्ड सॉलिड वेस्ट को हम रिसाइकल करें। इसके अलावा रीयूज एंड रिसाइकल पॉलिसी को अपनाकर सॉलिड वेस्ट को कम किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये परिघटना सामान्यतः शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए उपयोग की जाती है। ये घटना बिल्कुल वैसे ही है जैसे धूप में आप अपनी कार को पार्क करते हैं और कार गर्म हो जाती है। उसी तरह हमारी पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन लगातार आ रही है। ये सोलर रेडिएशन का 1/4 भाग बादलों और गैसों द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा 1/4 भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी का बचा आधा हिस्सा पृथ्वी की सतह पे आता है और पृथ्वी की सतह गर्म होती है। इसके बाद गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह हीट उत्सर्जित करती है, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें उसको अवशोषित कर लेती है, उस हीट को बाहर नहीं जाने देती है। सिर्फ हीट का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही अंतरिक्ष में जा पाता है और मैक्सिमम हीट ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं। इस अवशोषण की वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। पृथ्वी की सतह को तापमान बढ़ाने वाले इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है। 60% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है। इसके बाद मीथेन 20%, कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उपाय हैं? तो अगर हम फॉसिल्स फ्यूल्स के उपयोगों में कमी लाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित कम होंगी। वनों की कटाई को कम किया जाए तो
भी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों को लगाना चाहिए, ऊर्जा दक्षता में सुधार होना चाहिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के उपयोग में कमी हो। ओजोन अवक्षय। बच्चों, हमें पता है ओजोन परत हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित होती है, जो लगभग 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पाई जाती है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये परत पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन O3, जिसका फॉर्मूला है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संपर्क में आती है तो ओजोन का निर्माण होता है। पृथ्वी पर कई सारे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स यूज होते हैं, पर इनसे एक हानिकारक गैस, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs बोलते हैं, जैसे हानिकारक गैसेस निकल रही हैं। ये हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आती है तो एक क्लोरीन अणु को तोड़ देती हैं। ये क्लोरीन का अणु ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया कर उसे ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में बदल देता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे ओजोन अणु में कमी आ रही है और ओजोन परत पतली होती जा रही है। ओजोन डिप्लीशन के प्रभाव कहाँ कहाँ हैं? DNA और प्रोटीन में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, जिससे कई सारे आनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं। त्वचा कैंसर होता है, कार्निया, हिम, अंधता, मोतियाबिंद आदि नेत्र के विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मंदी और वनस्पति नष्ट होती हैं। ओजोन अवक्षय रोकने के जो उपाय हैं, तो बेस्ट उपाय जितना ज़्यादा CFCs और हैलोजेंस का उत्सर्जन रोका जाए उतना अच्छा होगा। ब्रोमीन यौगिकों के निर्माण व उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। वायुमंडल में क्लोरीन के स्तर को कम करना चाहिए। वनोन्मूलन पर रोक व वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण में कमी लानी चाहिए। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो स्वीडन में सन 1972 ने पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके अध्ययन और निवारण करते हुए 1983 में विश्व पर्यावरण एवं विकास संगठन का गठन किया। दूसरा, वीना कन्वेंशन, यह 1985 में संपन्न हुआ था, जो ओजोन स्तर की सुरक्षा पर विशेष जोर देने के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 6 दिसंबर सन 1927 को 27 औद्योगिक देशों के बीच ये प्रोटोकॉल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इस प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश थे, जिसमें CFC के स्तर को कम किया जाए। अर्थ समिति, जो ब्राजील में सन 174 देशों ने हस्ताक्षर करके सहमति दी कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक बनाए रखें। क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में दिसंबर 1997 में विभिन्न राष्ट्रों से ये वादा कर लिया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक रखा जाए या उससे कम किया जाए। वनों की कटाई के कारण वनोन्मूलन क्या होता है? तो वन क्षेत्रों में उपस्थित पेड़ पौधों को काटकर वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण वनमूलन कहलाता है। भारत में कुल क्षेत्र का 30% भाग वन थे, लेकिन यह घटकर 19.4% रह गए। भारत की राष्ट्रीय वन नीति ने 1988 में सिफारिश की कि मैदानी इलाकों को 33% और पर्वतीय इलाकों को 60 से 70% तक वन क्षेत्र होने चाहिए। वनों की कटाई के कारण क्या है? तो जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों
की पूर्ति करने के लिए वन प्रदेशों को कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है। घर और उद्योग बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है। वृक्ष, इमरती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लिए वनों की कटाई और झूम खेती डिफॉरेस्टेशन के कारण है। वनों की कटाई के प्रभाव, जब पूरी तरीके से वन कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं उसका सांद्रता में वृद्धि आएगी, जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। वनों को नष्ट करने से वन्य जीवों के आवास भी नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है। जलीय चक्र बिगड़ रहा है, जिससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन होता है, जो मरुस्थलीय को बढ़ावा देता है। अगर हम इतिहास देखें तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कई लोगों ने अपनी भागीदारी दी है। हम छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, विश्नोई परिवार ने जो अपना योगदान दिया वनों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हीं की अगुवाई में भारत सरकार ने अमृता देवी पुरस्कार शुरू किया। इसके बाद चिपको आंदोलन जो डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में शुरू किया गया। स्थानीय समुदाय की भागीदारी को महत्व में रखते हुए भारत सरकार ने 1980 में संयुक्त वन संगठन लागू किया, जिसमें स्थानीय लोगों को वन की रक्षा के लिए सम्मिलित किया। इसके बदले में उन्हें वनों से उत्पन्न उत्पादन जैसे रबर, गोंद, दवाइयाँ दी जाती थी, वे उनका लाभ उठा सकते थे। इसके अलावा हमारी खुद की ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करें और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, ये हमने पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा की। आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो आप नोट कर लें और इनके उत्तर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वायु प्रदूषण के कारण एवं उपाय बताइए। सीएनजी क्या है और यह डीजल से बेहतर क्यों है? ठोस अवशिष्ट का निपटान कैसे किया जा सकता है? 3 R's क्या है? इनके एक एक उदाहरण बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? CO2 गैस ग्रीन हाउस को कैसे प्रभावित करती है? सुपोषण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण व प्रभाव लिखिए। औद्योगिकरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है? वन उन्मूलन के कारण एवं प्रभाव बताइए। तो बच्चों, आज हमने पर्यावरण मुद्दों में प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर चर्चा करी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप इनके महत्व को समझें और इनकी सुरक्षा करें। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले नए अध्याय के साथ। आप इसे पढ़िए, समझिए। जय हिंद।